नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेट कर हाजिर है हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जमीन बंजर होने से बचाने के लिए COP14 सम्मेलन का 2 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होगा आयोजन। दुनिया के 200 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद दिवंगत मंत्री अरुण जेटली के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने परिजनों को दी सांत्वना। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंक विरोधी सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। पूंछ में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। सेना ने दिया करारा जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश और सरप्लस के रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का किया फैसला। जालना समिति की सिफारिश मंजूर। G7 देश अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च करने पर सहमत। ब्रिटेन और कनाडा ने भी अलग से सहायता राशियों का किया ऐलान। ब्राजील में इस साल ही अमेज़न एंट्रूप में आग लगने से करीब 80,000 घटनाएं आई सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिस्थिति अनुकूल रहने पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से परमाणु मुद्दे पर कर सकते हैं मुलाकात। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका पिछले वर्ष हो गया था अलग। और बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु का स्विट्जरलैंड में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने के बाद नई दिल्ली में भव्य स्वागत। सिंधु ने कहा, भारतीय होने पर गर्व। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसने बिमल जलान समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए सोमवार को रिकॉर्ड 1.76 यानी 1,76,000 करोड़ रुपए का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया। इससे नरेंद्र मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाए बिना ही सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इसमें साल 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपए का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया। अतिरिक्त प्रावधान की ये राशि आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों के आधार पर निकाली गई है। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ये कदम उठाया। समिति को यह तय करने को कहा गया है कि केंद्रीय बैंक के पास कितनी आरक्षित राशि होनी चाहिए। सरकार की तरफ से वित्त सचिव राजीव कुमार इस समिति में शामिल थे। समिति ने 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। आरबीआई से प्राप्त राशि से सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। यहां आपको बताना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5 साल के निचले स्तर पर जा पहुंची है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए पिछले सप्ताह विभिन्न कदमों की घोषणा की। हालांकि सरकार की कोशिश राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3% तक सीमित रखने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता अरुण जेटली के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। दिवंगत नेता को वहां पहुंचते ही पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुण जेटली का गत शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अस्पताल में 66 साल की उम्र में निधन हो गया था। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अरुण जेटली के आवास पर पहुंच गए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र रोहन जेटली के साथ उन्होंने वहां प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी ने जेटली की पत्नी और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जेटली के आवास पर करीब 20 से 25 मिनट तक रुके।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का जिस वक्त निधन हुआ उस दौरान नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेशी यात्रा पर थे। हालांकि उन्होंने जेटली की पत्नी और बेटे रोहन से शनिवार को फोन पर बातचीत की थी और उन्होंने ही प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की कि आप अपना विदेश यात्रा जो है वो समाप्त करने के पश्चात ही स्वदेश लौटें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर है, जहां एक चार्टर प्लेन अचानक क्रैश हो गया और ये हादसे का शिकार हो गया। मंगलवार को धनीपुर हवाई पट्टी पर हुए इस हादसे में सभी 6 यात्री बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान बिजली के तारों में उलझकर विमान जमीन पर गिर पड़ा। यह विमान अलीगढ़ मेंटेनेंस के लिए आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक निजी एविएशन कंपनी के प्लेनों की मरम्मत के लिए इंजीनियर की टीम दिल्ली से प्लेन के जरिए अलीगढ़ आ रहे थे। प्लेन जैसे ही अलीगढ़ के धुनीपुर हवाई पट्टी पर लैंडिंग कर रही थी कि उसी समय यह बिजली के तारों में उलझ गई। प्लेन में मौजूद 4 इंजीनियरों के साथ 2 पायलट सवार थे। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि सुबह प्लेन लैंडिंग के दौरान 33,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आ गया। उसके बाद प्लेन में आग लग गई। किसी तरह प्लेन में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्लेन में 2 पायलट समेत 6 लोग सवार थे। विमान सवारों की मदद के लिए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया। प्राइवेट प्लेन में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आईं, उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। उसके साथ ही दमकल विभाग ने प्लेन में लगी आग को काबू में कर लिया। 9 सीटर प्लेन था, दिल्ली से आ रहा था। ये ऐसा बताया है कि कुछ मेंटेनेंस के इंजीनियर्स में आ रहे थे, 6 लोग थे इसमें टोटल। और जब यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रिकल वायर से टकरा गया लैंडिंग के वक्त और फिसलता हुआ रनवे के साइड में गया। आग लगी तो टाइमली सभी लोग निकाल लिए गए जहाज से। और फायर को जो कॉल मिली तुरंत फायर सर्विस आके लोगों को निकाला और आग को पूरी तरह से बुझाया। दुष्यंत, क्या घटना हुई यहाँ पर? सर ये जहाज जैसे उतरा 11:33 से चिपक गया। अच्छा, हाँ, वहीं से फिर आग लगती चली गई इसमें। अच्छा, नीचे गिर गया था क्या? नीचे गिर गया था सर। कितने बजे करीब की घटना है? सर अब से करीब होगी 1.5 घंटा हो गया होगा। तो कौन से यहाँ से बिजली के तार होकर जा रहे थे ऊपर हाँ से? सर, ये 33 की लाइन से टकराया जी सर। है? आग लगी पूरे जादू। खेत में से भागे थे, हमारा पीछे खेत है। अच्छा, आग लग चुकी थी इसमें? आग लग चुकी। तुम देखा कुछ लोगों को उतरते हुए इसमें से? सर 4 लोग पड़े थे साइड में, पहली तरफ पड़े हुए थे? पहली तरफ पड़े हुए थे। जिंदे थे वो? हाँ सब जिंदे। 6 लोग थे इसमें। 6 लोग थे। 2 पायलटों से बात हुई थी, उन्होंने कहा सब निकल गए। अच्छा अच्छा, तुम लोग भी बचाने भागे उसको? हाँ सर, हम बचाने भागे, फिर वहाँ से हाथ लगे तो हम इधर होके पहुंचे। जब तक फिर सब पुलिस की गाड़ी आ गई। मुंबई के दहिसर पूर्व में शिवसेना पार्टी की ओर से एक डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे की अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रकाश सुर्वे के तारामती चैरिटेबल फाउंडेशन और शिवम अस्पताल द्वारा बनाए गए डायलिसिस सेंटर का शिवसेना युवा अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने उद्घाटन किया। गरीबों के लिए बनाए गए इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया, जिसके बाद उन्होंने बाढ़ग्रस्त लोगों की विशेष तौर पर मदद भी की। आपको बता दें, प्रकाश सुर्वे शिवसेना पार्टी के विधायक हैं और इन्हीं की अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपनी टीवी स्क्रीन पर प्रकाश सुर्वे के बगल में आप सचिन अहिर को देख सकते हैं, जो कुछ दिन पहले एनसीपी से शिवसेना में शामिल हुए थे। और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद गरीबों को एक बड़ी सहूलियत होगी, इस बात का आकलन किया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक जर पुढे आला, अर्थात कुठेही कोणी कमी पडत नसतं। मी जसं मगाशी पण सांगितलं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिका हे सगळे आम्ही कामं करत असताना लोकप्रतिनिधी पुढे आले आणि चांगलं काम केलं आणि शिवसैनिकांनी काम केलं, तर मी अर्थात माझं एक कर्तव्य बनतं की त्यांना इथे येऊन अप्रिशिएट करणं। आणि सगळीकडे आम्ही अशी कामं करत असतो। आपण बघितलं असेल, काल आपण सामन्यात तर लिहिलेलंच आहे, पण त्याच्यानंतर केंद्र सरकारने काही पावलं उचललेली आहेत मंदी दूर करायला। मी देवाकडे हीच प्रार्थना करतो की या देशावर आर्थिक मंदीचं संकट येऊ नये, कारण आत्ता नोकऱ्यांची गरज आहे। तरुण वर्ग हा वाढतच चालला आहे आणि त्यांना अर्थात रोजगार हा निर्माण झाला पाहिजे। आपण जगातले सगळ्यात चांगल्या कंपनीज, मेक इन इंडिया असेल, मेक इन महाराष्ट्र असेल, त्याच्यातून अट्रॅक्ट करू शकू।
और बात करेंगे ठाणे जिले में स्थित डोंबिवली इलाके की, जहां डोंबिवली पूर्व से डोंबिवली पश्चिम को जोड़ने वाला कोपरी ब्रिज जो है कमजोर होने के चलते रेल प्रशासन ने इसे बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले कोपर ब्रिज के कमजोर हो जाने के चलते रेल प्रशासन द्वारा जल्द ही बंद किए जाने की खबर से सियासी हलकों में भी गहमा गहमी है। चूंकि एक तरफ गणेशोत्सव का पर्व, दूसरी तरफ बदहाल सड़कें, और ऐसे में यदि इस ब्रिज को बंद कर दिया गया तो न सिर्फ यातायात बल्कि आम जनमानस पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के सभापति दीपेश महात्रे ने केंद्रीय रेलवे मंडल प्रबंधकों को भेजे गए पत्र में यह मांग की है कि जब तक स्थानीय रहवासियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कोपर ब्रिज को बंद न किया जाए। साथ ही उन्होंने सड़कों की बदहाली पर ये कहा कि गणेशोत्सव से पहले कल्याण और डोंबिवली की सड़कों पर उभर आए बड़े बड़े गड्ढों को पाट लिया जाएगा। फिलहाल इस कोपरपुर पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। कोपर के पुल के बगल में कंक्रीट का पिलर बनाकर और उस पर प्री कॉस्ट कॉलम लगाने और डेड स्लैब बनाकर शहरवासियों को एक विकल्प दिया जा सकता है। डोंबिवली पश्चिम में लगभग 18 नगर सेवक हैं। यदि अपने नगर सेवक फंड से ये 50 लाख रुपए जमा करते हैं तो जल्द ही इस पुल का निर्माण किया जा सकता है। डोंबिवली शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बेहद जटिल है और अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें यह तय कर पाना मुश्किल है कि ये गड्ढों में सड़क है या फिर सड़कों में गड्ढे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत जो कोपर का ब्रिज है वो बंद होने का खतरा डोंबिवली के नागरिकों को सड़क के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन अभी कमिश्नर रेलवे और हमने चर्चा करने के बाद ये ब्रिज जो है पवई IIT के द्वारा इसका पुनर्सर्वेक्षण होगा और ये ब्रिज कोई भी हालत में बंद नहीं करने देंगे हम। और लाइट ट्रैफिक के लिए ब्रिज के ऊपर से अभी हम शुरू रखने का हम काम कर रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से लोड कम करने का भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसके राइट साइड में जो डोंबिवली की साइड है वहाँ पैरेलल ब्रिज बनाने का भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। पिछले साल दुर्दैव से हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 5 लोगों की डेथ हुई थी खड्डों में गिरने के कारण, लेकिन इस बार एक भी डेथ का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है और आगे भी चलकर हम रास्ते जो है खड्डे भरने का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक काम गणपति के सीज़न में होगा और हम इसकी कोशिश करेंगे कि डोंबिवली का नागरिकों को अच्छे से अच्छे रास्ते हम दे पाएँ। ठाणे जिले में इस बार जो परिस्थिति है वो अनेक सालों में 26 जुलाई से भी ज़्यादा बारिश इस 4 अगस्त और 27 जुलाई को हुई है और 2000 करीबन 1600 मिलीमीटर बारिश ठाणे जिला क्षेत्र में हुई है। बड़े पैमाने पर खड्डे रोड पर है, भरने का काम शुरू है। जैसे जैसे आगे गणपति नजदीक आएंगे पूरे रास्तों के खड्डे भर जाएंगे। खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। मैं चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working.
ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे गणेशोत्सव के दौरान अलग अलग पंडालों में, यहां तक कि घरगुती में भी इको फ्रेंडली गणेशा की, जिसके चलते प्रदूषण जो है वो पर्यावरण पर हावी ना हो सके, मकसद सिर्फ यही है। और इसी के चलते महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में मिट्टी के गणेश मूर्ति बनाने के लिए एक दिन के कार्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 7,000 स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन देश में पर्यावरण के गिरते स्तर को देखते हुए बाल संस्कार व युवा प्रबोधन परिवार की तरफ से किया गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में अखिल भारतीय स्वामी समर्थ गुरुपीठ क्षेत्र में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में करीब 7,000 बच्चों ने हिस्सा लिया और प्राकृतिक तत्वों से गणेश व समस्त आराध्यों की मूर्ति बनाने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कार्य शिविर के आयोजकों ने यह बताया कि गणेश मूर्तियों की बिक्री से होने वाली आमदनी इस बार महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों को सहायता के रूप में दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय स्वामी समर्थ संचालित बाल संस्कार व युवा संस्कार केंद्र प्रमुख नितिन मोरे, नंदुरबार प्रमुख जीवन देवरे, सांसद डॉक्टर हीना गावित, विधायक डॉक्टर विजय कुमार गावित, चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्राकृतिक तत्वों से गणेश और समस्त आराध्यों की मूर्ति बनाने का कामकाज सिखाया गया। आज श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग के ओर से नंदुरबार शहर में एक अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित किया गया। आज 6 से 7 हज़ार विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक साथ आकर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाई और उस गणेश मूर्ति से समाज को एक संदेश दिया कि पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसलिए मिट्टी की गणपति की मूर्ति हमको बैठानी चाहिए। ये बड़ा संदेश आज के प्रोग्राम से आज सब विद्यार्थियों ने श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग की ओर से आज दिया। और इसके बाद में आज इस प्रोग्राम में 7,000 विद्यार्थी मौजूद थे और गणेश मूर्ति बनाते वक्त उस गणेश मूर्ति में एक बेल का पेड़ का भी बोया गया। और जब ये गणेश मूर्ति श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र के माध्यम से 50 रुपये में देनगी मूल्य में बिक्री की जाएंगी और जिनको ही ये गणेश मूर्ति दी जाएंगी उनको बोला जाएगा कि ये गणेश मूर्ति अपन नदी में या जल में या पानी में इनका विसर्जन नहीं करना, इनका विसर्जन हमारे यहाँ पे एक कुंडी में जहाँ पौधे लगाते उस कुंडी में करना और रोज वहाँ पे पानी डालना। उसके बाद जब वो मिट्टी बैठ जाएंगी तो जो भी बेल का पेड़ का हमने डाला है सब मूर्तियों में, उससे बेल का एक पेड़ वहाँ पे बनेगा, उगेगा। इससे 6 से 7 हज़ार पेड़ इस नंदुरबार शहर में निर्माण होंगे। उससे अच्छा पर्यावरण और स्वच्छ हवा लोगों को मिलेंगी। ऐसा एक उपक्रम आज यहाँ पे सब विद्यार्थियों को यहाँ पे लाकर ये किया गया। ये उपक्रम का जो देनगी मूल्य आने वाला है, इस देनगी मूल्य का जो पैसा होगा, ये सब पैसा जो कोल्हापुर, सांगली जहाँ पे बाढ़ आई हुई है बरसात से, उन बाढ़ पीड़ितों को मदद का हाथ इस स्वामी समर्थ सेवा मार्ग की ओर से, इस सब विद्यार्थियों के और ये सब जो स्कूल आज के प्रोग्राम में सहभागी हुए थे उनकी ओर से कोल्हापुर, सांगली और सातारा यहाँ के सब पूरग्रस्तों को मदद के तौर पे ये सब देनगी मूल्य ये पैसे दिए जाएंगे। ऐसा एक सामाजिक पर्यावरण के लिए और लोगों के मदद के लिए एक उपक्रम ये स्वामी समर्थ सेवा मार्ग की ओर से आज यहाँ पे आयोजित किया गया था और आज वो गणेश चतुर्थी को गणपति बाप्पा की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन बाप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन विसर्जन के ठीक दूसरे दिन अल सुबह जब हम समुद्री छोर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर गणेश के बड़े बड़े छोटे छोटे मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलता है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को भी आहत करता है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए सांडू मिट्टी के बनाए गए गणेश जो कि इको फ्रेंडली है, नेचुरल जिसे कहा जाता है, यदि ऐसे गणेश प्रतिमा को हम स्थापित करें तो पर्यावरण महफूज हो सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से,
जहां पोला त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल की भांति इस साल भी मिट्टी के लकड़ी के बनाए गए नंदी बैल जो हैं उससे बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। इसी के चलते गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में लकड़ी के बने नंदी बैल की बिक्री इन दिनों जोरों पर है। हर साल की तरह इस साल भी लकड़ी के बने नंदी और बैल से बाजार सज पड़े हैं। महाराष्ट्र में पोला त्योहार के दिन बैलों की आराधना की जाती है और बैल को इस दौरान सजाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये मराठी समाज का प्राचीन त्योहार माना जाता है जो शुक्रवार को मनाया जाएगा। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नंदुरबार रेलवे स्टेशन की, जहां एक महिला के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद महिला के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उग्र भीड़ ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर बेतहाशा पथराव किया। पुलिस ने पथराव को रोकने के लिए हवा में आंसू गैस के गोले दागे, तब कहीं जाकर हालात काबू में आ पाए। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी और 3 कर्मियों की घायल होने की बात सामने आई है। सोमवार को करीब 14 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे गहन पूछताछ की। तकरीबन 35 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। करीब 11 यात्री पत्थरबाजी की घटना में घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरत से नंदुरबार आने वाली एक महिला ट्रेन में सवार होकर आ रही थी और इसी बीच 3 अज्ञात बदमाशों ने अकेली बैठी महिला से बदतमीजी और छेड़खानी करनी शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर कथित महिला ने अपने परिजनों को मोबाइल फोन से सूचित किया। आप बीती बताई रविवार की रात तकरीबन 10 बजे ट्रेन जब नंदुरबार स्टेशन पर पहुंची, बदमाशों की शिकायत रेलवे पुलिस से महिला ने की। पुलिस ने तत्काल 3 बदमाशों को छेड़छाड़ के मामले में हिरासत में लिया, लेकिन तब तक पीड़ित महिला के परिजन वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने पुलिस से यह मांग की कि कथित आरोपियों को उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन जब पुलिस ने उनकी बातें नहीं मानी तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बात करते हैं, जहां आए दिन हो रही चोरियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आए दिन यहां चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। तकरीबन 70 लाख के आभूषण के चोरी होने की बात सामने आ रही है। अमरावती जिले के परतवाड़ा इलाके में 6 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की घटनाओं से ज्यादातर व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल छाया हुआ है। परतवाड़ा के ईश्वरदास पन्नालाल अग्रवाल ज्वेलर्स में चोरों ने करीब 60 से 70 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी अचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा शहर में कई जगहों पर तथाकथित चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अचलपुर निवासी ईश्वर ककरानिया की ज्वेलरी की दुकान में 70 लाख रुपए की चोरी होने से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। चोरों के गिरेबान तक वो नहीं पहुंच पाए। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है डकैतों तक पहुंचने के लिए, लेकिन तथाकथित डकैत अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर है। तो फिर हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखे तो यहाँ पे शटर, चैनल गेट सब टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखे तो अंदर तिजोरी फूटी थी। कुल मिला के पुलिस कब पहुंची थी? पुलिस थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गई थी। कुल मिला के कितने रुपए का माल गया, सब कुछ अंदाज है आपको? 50-60 लाख रुपए का माल गया। रात को 3 बजे के आसपास टॉयलेट के लिए उठा था, तो मेरे को बाजू में थोड़ी सी आहट हुई थी, आवाज़ आई। तो मैंने देखा, देखते से 2 लड़के फटाफट अंदर से पुतले लेके बन के आए, अपना कुछ लेके और गाड़ी में बैठे और फटाफट लेके निकल के भाग गए। उसने गाड़ी के नंबर देखने की कोशिश किया तो मुझे पूरा गाड़ी का नंबर दिखा नहीं, सिर्फ एक नंबर दिखा, उसका पहला नंबर 1 था। फिर मैं और मेरा भाई बाद में पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया हमने और दुकान मालिक को बुलाया।
बात करेंगे बैडमिंटन की दुनिया में विश्व विजेता पीवी सिंधु की, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मंगलवार को पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पीवी सिंधु के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की है। प्रधानमंत्री ने सिंधु को उनकी सफलताओं के लिए बधाइयां दी। मोदी लिखते हैं कि भारत की शान जो अपने घर सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं लाई बल्कि सम्मान के साथ लौटी है। पीएम पीवी सिंधु से मिलकर पीएम बेहद खुश हुए। उन्होंने पीवी सिंधु को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु सोमवार रात अपने वतन लौटी हैं। सिंधु स्विट्जरलैंड के बेसेल में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां सिंधु ने फाइनल मुकाबले में जापान की ओकुहारा को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। सोमवार की देर रात सिंधु जैसे ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरी, वैसे ही उसके चाहने वालों की भीड़ वहां उमड़ आई। सभी ने सिंधु का दिल से स्वागत किया। और अब बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रैडमैन की, जिनका जन्मदिन है। ब्रैडमैन द्वारा जो एक युग बीता क्रिकेट की दुनिया में, वो अविस्मरणीय रहा। जब भी क्रिकेट की बात होगी तब डॉन यानी क्रिकेट की डॉन यानी सर डॉन ब्रैडमैन की चर्चा जरूर होगी। आज ही के दिन 27 अगस्त 1908 ऑस्ट्रेलिया में जन्मे महान क्रिकेटर ब्रैडमैन ने 1928 में ब्रिस्बेन के मैदान से इंग्लैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 20 साल के लंबे अपने करियर में उन्होंने अपनी ऐसी बादशाहत बनाई जो कई मायनों में आज तक कायम है। 20 साल के करियर में डॉन ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैच खेले, 29 शतक लगाए और कुल 6,996 रन बनाए। उनका औसत 99.94 रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज से सर्वाधिक है। आपको बता दें, डॉन ब्रैडमैन के नाम जो भी रिकॉर्ड्स है उसकी बराबरी अब तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 201 से अधिक औसत के साथ उन्होंने रन बनाए। उन्होंने ये कारनामा 1931-32 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कौशल उनके नाम है। डॉन ब्रैडमैन ने मात्र 36 मैचों की 56 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया। डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट की दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ 5000 रन बनाए हों। डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 5028 रन बनाए हैं। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़ें। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।